तो कल मैंने आपको ये होमवर्क किया था। 3 particles of mass small m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side capital L. Find the moment of inertia about an axis passing through। ये 5 अलग अलग पोजीशंस दिए गए थे आपको, है ना। एक एक करके हम सारे पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो मैं इमेजिन करो कि ये ट्रायंगल है आपका, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों कॉर्नर्स पे इसके मास m रखा हुआ है, तीनों कॉर्नर्स पे इसके मास स्मॉल m रखा हुआ है। ओके, और ये जो साइड है ये L L L है। तो सबसे पहला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पास होगा किसी एक पार्टिकल से पास होगा और प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक्सिस मतलब वो लाइन जिसके अतराफ सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, वो कहाँ से पास हो रही है? किसी एक पार्टिकल से, और प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर। प्लेन बोले तो क्या हुआ? ऐसा ये सरफेस प्लेन हुआ, तो ये ऐसी लाइन जाएगी, वो एक पार्टिकल से जा रही है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। चलो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, है ना। और इमेजिन करो कि ये इस तरह से है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सिस्टम क्या रहेगा, तो ये मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, प्लस ये मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, L स्क्वायर, प्लस ये मास इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कुल मिला के कितना हो गया? 2 ml स्क्वायर। आया क्या समझ में? देखो यहाँ पे ये मास तो खुद इस एक्सिस पर ही है ना, तो इस पर्टिकुलर मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो जाएगा? 0। ये मास दूर है एट अ डिस्टेंस कैपिटल है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L परपेंडिकुलर, तो ml स्क्वायर, और ये भी ml स्क्वायर, कुल मिला के हो जा रहा है 2 ml स्क्वायर। आई बात समझ में? फिर उसके बाद अब अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड वाले पार्ट की, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब कैसा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक मास m, ये एक मास m, एक मास m, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अब पास हो रहा है किसी एक साइड से और किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ ये वाला, है ना। देख एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसा पास हो रहा होगा, साइड के मिड पॉइंट में, है ना। आप चाहे तो ये वाला लो, आप चाहे तो ये वाला लो, ये वाला लेने में थोड़ा ज़्यादा आसानी लग रही। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा साइड के मिड पॉइंट से और प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब हर एक मास का डिस्टेंस देखो, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं इस मास का डिस्टेंस देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? वो L/2, और ये भी L/2। कोई मुझे बताएगा ये कितना होगा? हाँ, √3 L/2। अरे अभी अपन ने मॉड्यूल में सॉल्व किए ना, कितने लोगों ने मेरे पास लेकर आए थे? ये डिस्टेंस क्या होता? √3 L/2। पाइथागोरस सही ट्रिग्नोमेट्री से साइन ऑफ 60 डिग्री ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस करके अपन करते हैं। मैंने बोला भी याद रखो √3 L/2, ये याद ही रखो, है ना। ये हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3 L/2। तो अब अगर ऐसा है तो मैं चलो हर एक मास और उसका डिस्टेंस लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्टेंस। तो पहले इसका लिखता हूँ m L/2 का स्क्वायर, इसका लिखूंगा m L/2 का स्क्वायर, इसका लिखूंगा m √3 L/2 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा ml²/4, ये भी हो जाएगा ml²/4, यानी कि ये हो जाएगा 2 ml²/4, और ये हो जाएगा √3 का क्या होता है? 3 होता है ना, प्लस 3 ml²/4, कुल मिला के कितना हो गया? 5 ml²/4। ये आ गया हमारा दूसरा जवाब, है ना। ये था पहला 2 ml², ये आ गया दूसरा ml²/4, 5 ml²/4। अब आते हैं तीसरा,
सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसा है कि अगर सपोज करो ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मास m, मास m, मास m, तो ये आपका सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पास हो रहा है वो यहां से पास होता है और इसके प्लेन को कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हम सबको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस r r r इक्वल डिस्टेंस आएगा ना, ये r r। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सिस्टम इज थ्राइस mr²? अभी का ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सिस्टम इज थ्राइस mr²। बोले क्यों ऐसा? अरे भाई इस मास, देखो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, m इंटू आर स्क्वायर। इस पार्टिकल का क्या रहेगा, m इंटू आर स्क्वायर। इस पार्टिकल का क्या रहेगा, m इंटू आर स्क्वायर। मगर क्वेश्चन में r थोड़ी l है, क्वेश्चन में क्या है, l है, तो हमें l के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा टारगेट है कि r को पहचानो इन द फॉर्म ऑफ l, r को पहचानो इन द फॉर्म ऑफ l। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं सेपरेटली। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आया समझ में? ये L है, ये L है, ये L है, और ये क्या है उसकी हाइट। आपने देखा कि h की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3l/2। अब देखो ये अगर मैं मान के चलूँ ये हमारे ट्राइंगल का सेंटर है और ये हमारा क्या है, कॉर्नर है। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इट इज 2/3 ऑफ h। ये वाला पार्ट जो होता है पूरी हाइट का 2/3 होता है और ये वाला पार्ट जो होता है पूरी हाइट का 1/3 होता है। अगर ये पूरा का पूरा क्या है, h है। समझ में आ रहा क्या? ये याद रखो कि ये जो हाइट है पूरा का पूरा कितना आया, h। अगर पूरी हाइट को मैं क्या लेके चल रहा हूं, h। अगर पूरी हाइट को h लेके चल रहा हूं तो जो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है, कॉर्नर से उसका डिस्टेंस होता है 2/3 ऑफ h और किनारे से यानी कि ये एज से उसका डिस्टेंस होता है 1/3 ऑफ h। क्या होता है, 1/3 ऑफ h। ये याद रहेगा क्या? कॉर्नर से कितना डिस्टेंस है, 2/3 ऑफ h और एज से कितना डिस्टेंस है, 1/3 ऑफ h। ये याद रखना, यहां से 2/3 और यहां से 1/3। अब आगे क्या, हमें कौन से डिस्टेंस की जरूरत है, 2/3 वाले। हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर इज इक्वल टू 2/3 यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय √3l/2। 2 और 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या सॉरी कैंसिल। कुल मिला के क्या बचेगा, l/√3। क्या बचेगा, l/√3। आया क्या समझ में आपको, l/√3। तो ये याद रखना। अब बिल्कुल जैसा आपने ये याद रखे थे h की वैल्यू √3l/2, ये भी याद रखो कॉर्नर से डिस्टेंस क्या आता है, l/√3। कॉर्नर से क्या डिस्टेंस आता है, l/√3। आज घर पे जाके ना कॉर्नर से डिस्टेंस, एज से डिस्टेंस और हाइट का फॉर्मूला पूरा याद रखो अच्छे से। और तुमको ये भी पढ़ने वाली है जरूरत, इसकी भी पढ़ने वाली है। आगे जब तुम यूनिफॉर्म बॉडीज का पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही एक और प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगा जिसमें 3 रॉड्स रहेंगी। तीनों रॉड्स मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। तुम्हारे को एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम रहेगा और तुमको यहाँ पर मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको ये वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी जो कि 1/3 ऑफ h है। तो रॉड अब देखो यहीं से निकाल ही लो, खाली क्यों बैठे, अपन निकाल ही लेते। तो 1/3 ऑफ h मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ h। h कितना है अपना बेटा, √3l/2 यानी कि ये हो जाएगा l/2√3। ये हो जाएगा l/2√3। आया समझ में, l/√3 l/2√3। h का डिस्टेंस कितना होता है, h बोले तो क्या होता है, किनारा है ना। तो h का डिस्टेंस क्या है, l/2√3। कॉर्नर का डिस्टेंस क्या है, l/√3 है ना, ये याद रखना। अब हमको काय के डिस्टेंस की जरूरत है, l/√3। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m, r का l/√3 का स्क्वायर 3m l² अपॉन 3 3 3 कैंसिल। Therefore I is equals to ml²।
I इक्वल्स टू ml स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा है, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। ये जो वाला पार्ट है ये एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका हमारा, ये जो बी सेक्शन है ना, सी वाला सेक्शन वो सेम हो जा रहा है, सी और डी सेम हो जा रहा है ना। सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ ट्राइंगल। एक्सिस ऑफ ट्राइंगल उसी को बोला जाएगा, ये एक्सिस ऑफ ट्राइंगल होता है, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, तो इसको एक्सिस ऑफ ट्राइंगल बोला जाएगा। तो ये डी वाले को आप रहने दो, ई वाले को देखो आप। अबाउट मीडियन ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल किसे कहा जाता है? ये मास एम 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 एल एल एल। अच्छा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल बोले तो कैसे जाएगा वो? इस तरह से, यही होगा ना, दिस विल बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। अब अगर देखा जाए, देखो ये मास कहाँ पर है, स्मॉल एम मास कहाँ पर है? अरे वो तो ऑलरेडी एक्सिस पे बैठा हुआ है, वो तो ऑलरेडी एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू आर स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर। बोले जीरो क्यों आया सर? अरे बोले वो ऑलरेडी एक्सिस पे बैठा हुआ है भैया। अब ये तुम्हारा दूसरा एम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा इसका? L/2, तो प्लस एम L/2 का होल स्क्वायर प्लस आगे का ये भी L/2 आता, L/2 का होल स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यानी I इज इक्वल्स टू ट्वाइस ml स्क्वायर बाय 4, यानी I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 2। I इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 2। एक्सिस बोले तो ये होगा ना, 3/4 ml स्क्वायर काय का आंसर है ये? एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ, अच्छा एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ ट्राइंगल है वो, ये मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन, डी वाला। वही तो बोलो, एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो साइड ऑफ ट्राइंगल, सॉरी ये क्वेश्चन देख लेते एक बार अपन, डी वाला सेक्शन, वो मैंने गलत डाला था बोर्ड पर। एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ साइड ऑफ ट्राइंगल, तो देखो डी वाला देख लो, मास एम मास एम मास एम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये यहाँ से ऐसा जा रहा है। ओके, तो अब अगर मैं कहूँगा कि भाई अब पता लगाओ व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कितना होगा? 0। इसका कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ पर मौजूद है? एक्सिस पे। सिर्फ इसका देखना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस कितना होगा? √3 L/2, तो प्लस यहाँ ले लेता हूँ नीचे में, या थोड़ा सा I इज इक्वल्स टू 0 + 0 प्लस √m इंटू √3 L/2 का होल स्क्वायर, तो I इज इक्वल्स टू 3 ml स्क्वायर बाय 4। दिस इज द आंसर, I इक्वल्स टू 3 ml स्क्वायर बाय 4। आया समझ में? I इक्वल्स टू 3 ml स्क्वायर बाय 4। तो ये था। अब बताओ कितने लोगों के पांचों के 5 करेक्ट है आंसर्स? नहीं, 4। कौन सा एक रॉन्ग हुआ? बीच वाला। अच्छा, 3 करेक्ट। तोबा 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 तोबा। ठीक है, चलो लिख लो भाई आप। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ वेरी वेरी थोड़ा सा कहा जाएगा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है समझने में, कंसेप्चुअली थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करेंगे अपन। ये तुम्हारे को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आगे सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आएगा।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई थिंक शायद से मास के बारे में, मास से रिलेटेड आता है, और सिविल इंजीनियरिंग में वो एरिया से रिलेटेड आता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो भी आप मशीनरी डिज़ाइन करते हैं या फिर आप कोई कॉलम डिज़ाइन करते हैं, कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ होता है। अब देखो कैसे। रेडियस ऑफ गायरेशन कॉन्सेप्ट क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको सिम्बॉलिकली कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन या गाय रेडियस है ना, गाय रेडियस भी कहा जाता है उसको। कोई जायरेशन बोलते हैं उसको, जी से जायरेशन भी बोलते हैं, जाय रेडियस भी बोलते हैं। तो अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखो मामला ऐसा है कि मैंने एक बॉडी को रोटेट करके देखा, एक बॉडी को रोटेट करा, मैं एक मशीन से उसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, है ना। जैसे एक मशीन है, इस पंखे को गोल गोल घुमा रही है, और इस पंखे का कोई एक पर्टिकुलर शेप है, इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स है, उन्होंने उसका एक पर्टिकुलर शेप है, और मैं ये चाहता हूँ कि मशीन इसी तरह से इसको गोल घुमाते रहे। मैं बोलूँगा अच्छा कितने रोटेशंस परफॉर्म हो रहे? एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे 10 रोटेशन परफॉर्म हो रहे। मेरे को सूझा, मैं बोला यार इतने सारे नंबर ऑफ ब्लेड्स नहीं डालना है मुझको, मैं उसके जगह एक छोटा सा मास अटैच करूँगा। मेरे को ऐसी पंखा, मतलब मेरे को सिर्फ ऐसी देखने का मज़ा आ रहा, मतलब ऐसे इन्जॉयमेंट के लिए लगाया मैंने पंखा, हवा के लिए नहीं लगाया, इमेजिन कर लो, है ना। तो भैया ऐसा है कि मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना है कि ये पंखे नहीं चाहिए, ऐसे ब्लेड्स नहीं चाहिए, मैं उसके जगह एक छोटा सा बॉल लगा दूंगा और एक पतली सी बारीक डंडी से उसको, लोहे की उसको, है ना, एकदम हल्की डंडी से, हल्की सी डंडी से, मजबूत डंडी से उसको जोड़ दूंगा मैं, है ना, जैसे कि यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पंखे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उस हिसाब से जो मशीन लगी हुई थी उसको एक सेकंड में क्या कर रहा, 10 बार घुमा रहा, है ना। अब मैं चाहता, मुझे, अब मैंने वो पंखे के अंदर ब्लेड्स हटा के मैंने क्या कर डाला, उसको बॉडी का शेप बदल दिया। अब मैंने उसको छोटे से पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, और एक खास बात मैंने ध्यान में रखा कि वो जो तुमने छोटा सा गोला बना लिया ना, तो उसका जो मास है वो एग्जैक्ट इस पंखे के मास के बराबर रहेगा। अगर पंखा 2 किलो का था, इमेजिन कर लो, वो होता नहीं 2 किलो का, मगर इमेजिन कर लो, तो ये जो छोटा सा तुमने बॉल बनाया, एकदम छोटा पार्टिकल जैसे बनाए, तो उसका भी मास कितना है, 2 ही किलो है। और अब तुम चाह रहे कि उसको घुमाने का वैसा गोल गोल घुमाएंगे, तुमने एक डंडी से अटैच किए, ये पंखे का एक्सिस है, मोटर है, और तुमने ऐसी डंडी से अटैच किया, वो गोल गोल घुमा रहे तुम उसको ऐसा, और तुम चाहते हैं कि बिल्कुल सेम इफेक्ट मिले जैसा पहला आया था, बिल्कुल सेम इफेक्ट, यानी 1 सेकंड में कितने राउंड, 10 राउंड, बराबर सेम असर आना चाहिए, सेम इफेक्ट आना चाहिए। तो बोले वो कैसे करेंगे? तो यार देख, मास तो बदल नहीं सकते, मास के डिस्टेंस को तुम कम ज़्यादा करके देखते हैं। पहले मास को नज़दीक रख के देख, अरे बोले ज़्यादा हो गए, थोड़ा दूर कर, अरे बहुत ही कम हो गए, तो आर्टिक रोटेशन मार रहा है 1 सेकंड में, थोड़ा और कम कर, है ना। ऐसे ही तुमने एडजस्ट करते गए और तुमको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल गया, तुमने उस डिस्टेंस पे सेट किए, और अब तुम उसको गोल घुमा रहे, है ना, अब तुम उसको गोल घुमा रहे, और तुमने क्या देखे, जितना पंखे का जो बिहेवियर था रोटेशन का, एग्जैक्ट वही बिहेवियर यहाँ मिल रहा है। यानी जितना अपोजिशन पंखा दे रहा था, अपोजिशन देना मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पंखा दे रहा था, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ये छोटा वाला पार्टिकल दे रहा है। आई बात समझ में? तो इसको, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आपका क्या है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई के बात समझ में? अब देखो बोर्ड लेवल पे देखा जाए तो इतना ही है, इसका एसआई यूनिट देखा गया यहाँ पर, डायमेंशन देखा जाए इतना ही है, मगर हम थोड़ा सा जैसे नीट जेई के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी मैं कहूँगा ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन है, बोर्ड में सिर्फ डेफिनेशन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर एनसीईआरटी बेस पर ध्यान देते हुए मैं इसको बोलूँगा, कंसिडर द बॉडी, ठीक है, I is equals to mk square, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन, कंसिडर द बॉडी whose moment of inertia we are concerned with have n particles
each of mass small m situated at distances r1, r2, r3, डॉट 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 rn। अभी जो लिखाने जा रहा हूँ वो आपको बोर्ड की नोट्स में नहीं मिलेगा, रोटेशनल डायनामिक्स की जो नोट्स भेजा था मैंने उसमें नहीं है ये वाला पार्ट, तो अच्छे से लिखना। तो मैं क्या इमेजिन करके रहा हूँ, देखो तुम यही बॉडी को कंसिडर कर रहे ना, वो एग्जैक्ट शेप बनाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि एकदम रैंडम बनाया था मैंने। इमेजिन कर लो वही शेप है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करने में क्या जा रहा अपना, है ना। तो वही इमेजिन करो वही शेप है और ये सभी के सभी पार्टिकल्स लिया मैंने, ये m1 पार्टिकल, उसका डिस्टेंस r1, ये m2 पार्टिकल है ना, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो r2, ये m3 पार्टिकल, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, ऐसे ही करते करते ये mn पार्टिकल, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर rn। और जैसे कि मैंने कहा कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू mn इज इक्वल्स टू m। सभी मास की वैल्यू क्या बेटा है यहाँ पर कैसी है, सेम है। तो मैं आपसे पूछूंगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सिस्टम क्या रहेगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज, तो एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस क्या रहेगा, I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर अपॉन, सॉरी अपॉन काय को सेंटर ऑफ मास थोड़ी निकाल रहा है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। अच्छा ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं सबका मास कैसे बेटा, सेम है, तो सबके मास को कॉमन निकाल लो, सबके मास को क्या करो, कॉमन निकाल लो। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर है ना, ये सबका मास कॉमन निकल गया। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और साथ ही साथ डिवाइड भी किया। अच्छा ठीक है, मान लिए मैं कहूँगा अच्छा ये ज़रा बताना तो ये अपना nm क्या होता है। तो nm तो बोले ये तो होता है आपका मास ऑफ ईच पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईच पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर ये मास ऑफ ईच पार्टिकल है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो क्यों ना मैं इसको ये नहीं कह सकता इट इज़ द मास ऑफ एंटायर बॉडी, है ना। मैं इसको क्या कह सकता है, इट इज़ द मास ऑफ एंटायर बॉडी। अब अगर ये एंटायर बॉडी का मास है तो m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर अपॉन n। चलो इसे मैं समवॉट इक्वेशन नंबर 1 दे के रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो एज पर द रेडियस ऑफ कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, एज पर द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, बोले रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि बोले वो असल में रेडियस बोले तो एक डिस्टेंस है, किस चीज का डिस्टेंस है, मास का डिस्टेंस है। बोले कौन से मास का डिस्टेंस है, बोले किस पार्टिकल का मास है, तो बोले वो उस पार्टिकल का मास है जहां पर बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जरा बताओगे ऐसे पार्टिकल का नाम क्या होता है जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास। मतलब असल में ये सब गेम जो है इतना घुमा फिरा के बोला उसने कि सिंपल बोल देता सेंटर ऑफ मास तो काफी था। मतलब बात ये है कि ये असल में क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ये पार्टिकल पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, और इसका जो मास होता है पूरी बॉडी के मास के बराबर होता है। तो भाई एज पर द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास so as to generate same value as that of the body can be written as I is equals to mk square।
I इज इक्वल्स टू mk²। तो जहाँ पर वेयर, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। जहाँ पर क्या है बेटा, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। k क्या है, वो डिस्टेंस है ना, कि ये डिस्टेंस पे रखोगे मास, उससे बॉडी के मास को, इतने पॉइंट मास को, तो वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट कर सकता है। अच्छा ठीक है बोले, फिर अब कैसा, ओके अब ऐसा है कि ठीक है चलो भाई इतने डिस्टेंस पे रखोगे तो भाई काम हो जाएगा। अब ऐसा है कि भाई ठीक है, मान लिया वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एक ये इधर का हो गया, लेफ्ट का डेफिनेशन लिखना आपका, या फिर मुझे डेफिनेशन नहीं, उधर मैं लेता हूँ डायग्राम, या डायग्राम भी तो चाहिए मुझे, क्योंकि डेफिनेशन के साथ समझाना था मुझे। देखो मैं थोड़ा डेफिनेशन को डिकोड करके दे देता हूँ आपको, फिर हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ उसको। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, है ना, गायरेशन एक किसी बॉडी का अबाउट अ गिवन एक्सिस। अब यहाँ पर कैसे डिफाइन किया जाता है, वो क्या चीज़ है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन where the entire mass of the body can be supposed to be concentrated। रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, पॉइंट का। कौन सा वाला पॉइंट, जहां पर एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा तो बोले ये डिस्टेंस कैसा है, ये डिस्टेंस ऐसा है सो दैट इट वुड हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरह से कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि बॉडी का था अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बोला कि बॉडी को जब मैं इधर घुमा के देखा, जब बॉडी को ऐसा इस एक्सिस पे घुमा के देखा मैंने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जो फील हुआ, जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मुझे फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इतना इसने इतना अपोज किया, वो हुआ। अब मैं नहीं चाहता कि इतनी पूरी बॉडी को नहीं लेके बनाना चाहता है ना। अब भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन को मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर कोई चीज़ घुमाना है आपको, कोई चीज़ घुमाना है, डिस्क को घुमाना है, कुछ भी कोई भी चीज़ मतलब घुमाना है, को रोटेट करना है किसी चीज़ को, है ना। अब आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा क्या रोटेट करना है आपको, और वो चीज़ को रोटेट करना है आप सपोज करो एट सर्टेन आरपीएम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि मैंने एक वो व्हील बनाया जिसके अंदर ऐसे दांत बने हुए रहेंगे, इसके अंदर वो अपने इसमें एक्सल वो जो होते हैं ना गाड़ियों के अंदर, वो ऐसा फंस के वो क्या करते हैं, गेयर्स को घुमाते हैं, गियर बॉक्स जैसा होता है वो ऐसा घुमाते हैं। अब बोले अब क्या करेंगे, तो बना रहे अपन, तो देखो दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो पूरा भर दो उसको मटेरियल से, है ना, पूरा डिस्क जैसा है, और सामने वो जो एंड पर वो क्या है उसके, है ना, एंड पर क्या है उसके ऐसे कांटे बने हुए हैं, और वो ऐसा घुमाएगा सामने वाले चीज़ को, है ना। अब ऐसा है कि जाहिर बात है कि इसके लिए जो बनाने के लिए मेटल लगेगा, इसको बनाने के लिए जो मेटल लगेगा, मान लो इस कोई खास मजबूत चीज़ से बना रहे, महंगी चीज़ है वो, और इसको बनाने के लिए 2 किलो मेटल लग जा रहा है। कितना, 2 किलो मेटल, और महंगी चीज़ है, 2 किलो मेटल बोले तो काफ़ी महंगा जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये का वो बन जाएगा वो, है ना। एक्सेल अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 4-5 हज़ार का आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा देखो, अगर अपन ये पूरी डिस्क बनाने के बजाय, है ना, अपन पूरी डिस्क बनाने के बजाय उसको कुछ इस तरह के शेप में, मतलब बीच बीच में क्या रखेंगे, गैप्स रखेंगे। ये बीच में तुमने जगह खाली कर दिया ना, है ना, क्या रखेंगे, गैप्स रखेंगे। तो या फिर चलो गैप्स छोड़ो, आपने एक रिंग जैसा बना लिए, इमेजिन कर लो ये रिंग जैसा बना लिए, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो रिंग है इसके साथ एक डंडी के साथ अटैच्ड है, सिर्फ एक डंडी के साथ अटैच्ड है, और तुम चाहते हैं कि भैया ये तुमको गोल गोल घुमाए उस सामने वाली चीज़ को, और सेम असर आए, सेम इफेक्ट आए। तुमने क्या करे, बहुत सारे मेटल का पैसा बचा लिए, बनाने का, कंस्ट्रक्शन का बचा लिए। तुम्हारा मास पहले के मुकाबले 1/4 हो गया, 1/4 से भी कम हो गया, है कि नहीं। अब जो तुम्हारे को मटेरियल 4,000 रुपये का लग रहा था, वो 700-800 रुपये का कम बन जाएगा। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ, ये इसका कम करना, ये मास मतलब आज इतना मटेरियल खाली करना, मगर तुमको असर क्या चाहिए, सेम इफेक्ट चाहिए। जो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उतने पॉइंट, इस पॉइंट पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होना चाहिए। तो इसके लिए भाई हम चाहते हैं कि सेम तरह से करे, उतना ही असर हो, तो उसके लिए भाई ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मैटर करता है, हमको ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है। और डिटेल में बताऊंगा चीज़ों को। तो इसीलिए हमने कहा कि भैया कि आपको, है ना, इस तरह लेना है कि वो बॉडी आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही थी, ये पार्टिकल जो है ना वो भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे। ये डेफिनेशन इसको कहा गया है रेडियस ऑफ गायरेशन। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक के इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ये सभी का लिखना हो गया ना डेफिनेशन, किसी का बाकी है, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसा कि मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को
और डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। बोले और क्या आप डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, पूरी बॉडी का आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना रहा, आप चाह रहे कि सेम मिले, तो उस हिसाब से आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूँ mk स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल M r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn का स्क्वायर अपॉन n, और फिर उसके बाद m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो k स्क्वायर या k को अंडर रूट में ले लो, फिर उसको बाकी पूरे सिस्टम को, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर अपॉन n, है ना? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन rn स्क्वायर अपॉन n, है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हैंस रेडियस ऑफ गायरेशन of a body, radius of gyration of a body about a given axis of rotation is equal to the square root of axis of rotation is thus नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर of the perpendicular distances of its constituent particles from the axis of rotation, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, देखो रूट मीन स्क्वायर का कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लो कि कोई दो, ये रूट मीन स्क्वायर जो है आरएमएस वैल्यू बोलते हैं इसको, आरएमएस वैल्यू, ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। आप इसी तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वेलोसिटी करके, केमिस्ट्री में भी होगा आपका, और साथ ही साथ आपका फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह जब एनसीईआरटी 12th जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो भैया ये आरएमएस वैल्यू होता क्या है? आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये जो नाम बना है इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि देखो आपने क्या करे, रूट लिए, किस चीज़ का रूट लिए? मीन वैल्यूज़ का। ये मीन वैल्यू है ना, ये किस चीज़ का मीन वैल्यू है? तो डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का मीन वैल्यू है, उसका रूट लिया गया, तो उस पे से बना ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मगर ये आरएमएस वैल्यू होती क्या चीज़ है ना? ये आरएमएस वैल्यू होती क्या चीज़ है? अब अगर मान लो कि भैया, अब हम लोग मान लो कि 4 लोगों में फाइट हो रही है। मैं 4 लोगों कैसे? एक बंदा यहाँ पर है और 3 बंदे यहाँ पर है ना, 3 बंदे यहाँ पर है। अब ये 4 लोगों में फाइट हो रही है ना। जैसा फॉर एग्जांपल अहमद रज़ा आया क्या आज? कहाँ है? हाँ यहाँ पर है अहमद रज़ा, दिखता ही नहीं यार, तो कितना गायब वजह से, है ना। तो चलो भाई मान लो कि अहमद रज़ा यहाँ पर है हमारा, ठीक है, और फिर बाद में बोलेंगे इधर साद खान है ना, अब्दुल्ला तू ले ले, तेरा दोस्त है साथ में, और कोई चौड़ा बंदा चाहिए, अबू ज़र है ना, अबू ज़र,
ये तीनों एक साथ आए और ये अटैक काय पे कर रहे? अहमद रजा, है कि नहीं? अहमद रजा बीइंग अ साउथ इंडियन हीरो, है ना? नहीं, साउथ इंडियन हीरो ज़्यादा हो जाएगा, इन पे भारी पड़ जाएगा, अपने भारी नहीं पढ़ाने का, है ना? अपने को इक्विवेलेंट करने, चलो जान तो फाइट नहीं, फाइट ज़्यादा हो जाएगा कि भाई मैंने बोला कि एक सामान है, ये सामान है, ये जो यहाँ पर चेयर्स है, ये तुमको ऊपर ले जाके रखना है। एक काम मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारे पास 10 मिनट है ना? तीनों ने मिलकर काम किए और ये चेयर को 10 मिनट के अंदर ऊपर ले जाके रख दिए, है ना? वो कुछ 40 से 50 कुछ चेयर्स होंगी, वो 50 चेयर्स 10 मिनट में ऊपर ले जाके रख दिए, ठीक है? अब ये लोग भाग गए। अब फिर बाद में मैंने कहा अभी 50 चेयर्स और बची हुई है, तो अब क्या करेंगे? मैंने अहमद रज़ा को देखा, अहमद रज़ा चल तेरी बारी, 10 मिनट के अंदर मुझे चारों को ये पूरे के पूरे चेयर्स ऊपर चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी 50 चेयर्स को उठा रहा है ना? जो भी है 10 मिनट के अंदर ले जाके ऊपर रख दिया उसने, जो भी किया 10 मिनट के अंदर, उतने ही टाइम में मैं बोलूँगा भैया उसने अकेले ने ले जाकर रख दिया जितना इन तीनों ने किए थे। तो अहमद रज़ा इन तीनों का रूट मीन स्क्वायर है, मतलब इन तीनों से जो इफेक्ट आया था, इन तीनों से जो इफेक्ट आया था, इस अकेले से वो मुझे इफेक्ट यानी कि रिजल्ट मिल गया। बात समझ रहे ना? कि जो इन तीनों ने एक गिवन टाइम में जो रिजल्ट दिए थे मुझको, वही रिजल्ट इसने भी अकेले ने दे दिया। तो अगर कोई एक वैल्यू एक मल्टीपल वैल्यू से जो रिजल्ट मिलता है ना, उस अकेले वही एक वैल्यू उस मल्टीपल रिजल्ट के बराबर अपना एक सिंगल होकर रिजल्ट दे देती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर। जब ये बॉडी रोटेट हो रही थी, उसमें n पार्टिकल्स थे, n पार्टिकल्स मिलकर जो अपोजिशन क्रिएट कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इस अकेले एक पार्टिकल ने, वो मिटा दिया डायग्राम है ना मैंने, उस अकेले एक पार्टिकल ने वो क्या करा था? अपोजिशन क्रिएट किया था। तो वो जो डिस्टेंस था, ये सभी पार्टिकल के डिस्टेंस के इसके असर के इफेक्ट के क्या था? बराबर था। इसीलिए उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन को क्या कहते हैं? ये है रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में? इसका एसआई यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, नॉट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जस्ट मीटर, रेडियस है ना वो, और डायमेंशन जो होता है L1, डायमेंशन जो है वो L1। आया समझ में? तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसी चीज है जो मतलब इतनी पूरी बॉडी के इफेक्ट के बराबर वो सिंगल दे देगा। तो वो सिंगल पे कहां रखना चाहिए, उस बॉडी को कहां रखना चाहिए ताकि सेम इफेक्ट पड़े, है ना? ये चीज को हम लोग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग में कि भाई कोई एक अलग अलग शेप का डिजाइन करते हैं आप सोचते कि भाई सिंगल पॉइंट पे उसको मैं बैलेंस करूंगा, वो तो चलो बैलेंस तो सेंटर ऑफ मास हो जा रहा, या इफेक्ट हो रहा है कोई चीज़ को लेकर। मतलब थोड़ा सा अगर आप इवन गूगल भी करोगे, यूट्यूब पे भी देखोगे, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपरली समझाने के लिए बहुत मुश्किल ज़्यादा हो, तो क्योंकि ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है पूरा। तो खैर अभी तो मैं जस्ट इतना ही बोलूँगा फिलहाल कि आप ये देखो, ये कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया कि एक सिंगल वो डिस्टेंस जिस पे आपको सेम असर मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जैसे पूरी का पूरा बॉडी पे मिला था, और उस डिस्टेंस पे सिर्फ कौन रहेगा? एक अकेला पार्टिकल रहेगा। ठीक है, खैर आप लिख लीजिए ये, अब बाकी का हम लोग देखेंगे कल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली शेप बॉडीज सम या रेगुलर शेप बॉडीज हम लोग वो कल देखेंगे।